नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से पर्दा उठाने के नागरिकीय दायित्व के तहत आज यह चौथा एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली प्रस्तुति केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर के साक्षात्कार पर आधारित थी। दूसरी प्रस्तुति ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ रचे गए अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र को भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आजमाए जाने को लेकर थी। षड्यंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के आपराधिक गठजोड़, जिसे आप अंग्रेजी में क्रिमिनल नेक्सस कहते हैं, उस पर हमारा तीसरा एपिसोड आधारित था। उसमें आपने देखा अमेरिका और चीन ने राहुल गांधी और मीडिया को साध कर किस तरह अडानी के कंधे पर हथियार रखा और नरेंद्र मोदी एवं भारत के बढ़ते प्रभाव को टारगेट किया। उनकी यह कोशिश लगातार जारी है। यह क्रिमिनल नेक्सस लगातार सक्रिय है। इसे हम चौथी कड़ी में और विस्तार से देखेंगे। पिछले तीनों एपिसोड्स आपने देखे। आप में से कई लोगों की विचार परक प्रतिक्रियाएं आई। उनके प्रति मैं आभार और आदर ज्ञापित करता हूं। हम लोगों के विमर्श का विषय चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे देसी और विदेशी षड्यंत्रों को लेकर। लेकिन इसी बीच एक बड़े घटनाक्रम ने उन षड्यंत्रों पर बिल्कुल मुहर ही लगा दी। भारत के पहले बांग्लादेश इसका शिकार बन गया। बांग्लादेश में बांग्लादेशी भीड़ को ही उकसाकर उसी से हिंसा कराई गई और उसी भीड़ के हाथों देश को आग में झोंक दिया गया और उसी भीड़ को जरिया बनाकर शेख हसीना का तख्ता पलट दिया गया। यह उन्हीं कट्टर इस्लामिक तत्वों की भीड़ थी जो हिजाब के लिए जिहादी नारे लगाती है और अपनी ही मां जैसी प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र उछालती है। कितने घिनौने हैं यह हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश में वही सारे तिक्रम चल रहे थे जो भारत में चल रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भारतीय मित्र नरेंद्र मोदी से लगातार मदद मांग रही थी, लेकिन यह मित्र किसी काम का नहीं निकला और बांग्लादेश अकेले उस षड्यंत्र की चुनौती का सामना नहीं कर पाया। शेख हसीना को दिल्ली में रहने की इजाजत देने के अलावा भारतवर्ष बांग्लादेश के कोई काम नहीं आया। हालांकि भारत खुद भी ऐसे ही समान षड्यंत्र का सामना कर रहा है। सलमान खुर्शीद या ऐसे कई कांग्रेस नेताओं की सुनिए और समझिए कि बांग्लादेश जैसा षड्यंत्र भारत में चल रहा है कि नहीं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस और सपा के चुनिंदा 7 नेताओं को पाकिस्तान से मीठे आमों का जो तोहफा भेंट में भेजा गया, उससे समझिए कि भारत में भी वैसा ही षड्यंत्र चल रहा है कि नहीं, जैसा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में चलाया और कामयाब हुआ। साथियों, एक विनम्र आग्रह है आपसे। मेरा पिछला प्रोग्राम मोसादेक के बाद मोदी आप जरूर देखें। उसे देखेंगे तो आपको षड्यंत्र के सारे सूत्र समझ में आने लगेंगे। देश की दोगली ताकतों के साथ मिलकर विदेशी षड्यंत्रकारियों ने कैसे मोसादेक और शेख हसीना को निपटाया और कैसे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, सब एक बारगी शीशे की तरह साफ दिखने लगेगा। समय रहते हमें इसे समझ लेना चाहिए। लौटते हैं साजिशों के दहाने पर खड़े अपने देश। पिछले दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता होते हुए भी बजट पर भाषण देने के बजाय कैसी बातें शुरू की, आप सबने सुनी ही होंगी। आप कहेंगे उसे राहुल गांधी की अनर्गल, बेवकूफाना और अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बातें। लेकिन अगर गहराई से देखें तो राहुल गांधी की शातिराना हरकतें आपको साफ साफ दिखने लगेंगी। आप क्या यह सोचते हैं कि राहुल ने उस दिन संसद में अडानी अंबानी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का नाम क्या ऐसे ही ले लिया था? अब राहुल गांधी धीरे धीरे अपने असली एजेंडे पर आ रहे हैं।
षड्यंत्र में लगी बाहरी और भीतरी शक्तियां भारत के विकास और सुरक्षा को बीते समय की तरह पंगु और लचर बनाकर रखने में लगी हुई हैं। अब तक अडानी अडानी करने वाला शख्स अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम क्यों लेने लगा? इसके निहितार्थ समझने की कोशिश करिए। देश की सुरक्षा को लेकर अजित डोभाल का योगदान ऐतिहासिक है किंतु गोपनीय है। अजित डोभाल के काम और उनके योगदान को जानेंगे तो आपको आश्चर्यजनक गौरव होगा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर आप उसका विवरण और बखान नहीं कर सकते। देश हित की यह पहली आवश्यकता है कि कुछ बातें अनिवार्य रूप से गोपनीय रखी जाएं। क्या आप समझते हैं राहुल गांधी में इतनी भी अकल नहीं है? अकल है उनमें, देश हित वाली नहीं, विदेश हित वाली पूरी अकल है उनमें। कुचक्र रचने वाले लोग अब अजित डोभाल को विवादों में फंसाकर उन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में धकेलकर किनारा करने की बदनीति पर काम कर रहे हैं। संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लेना उसी कुचक्र का हिस्सा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। अजित डोभाल से उन्हें डर है। बाहरी और भीतरी षड्यंत्रकारियों को अजित डोभाल से ही डर है। षड्यंत्रकारी ये अच्छी तरह जानते समझते हैं कि भाजपा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अजित डोभाल ही उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। भाजपा नेता बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, ढपोर शंखी हैं। संसद में प्रधानमंत्री बोल रहे हों और प्रधानमंत्री का वक्तव्य बाधित करने के लिए राहुल गांधी के उकसावे पर सदन में लगातार शोर मचाया जा रहा हो और लोकसभा अध्यक्ष बेचारा जैसा मुंह बनाकर देखता रहे, ऐसा कभी देखा सुना है आपने? लोकतांत्रिक होने का मतलब कायर होना थोड़ा ही होता है। यही कांग्रेस का काल होता तो लोकसभा अध्यक्ष अपने मार्शलों के जरिए शोर करने वाले सांसदों को बाहर फेंकवा देता और उन पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करता। लोकसभा अध्यक्ष की बेचारगी का राहुल गांधी पूरा फायदा उठा रहे हैं। वही घटना पिछले दिनों फिर दोहराई गई जब राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह पर अपना विद्वत ज्ञान परोसा और लोकसभा अध्यक्ष के मना करने के बावजूद अजित डोभाल का नाम पूरी ढिठाई से लेते रहे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर चक्रव्यूह रचने वाले अब चक्रव्यूह की टोपी दूसरों के सिर पर पहनाकर व्याख्या बदलने यानी नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष अपनी नाकाबिलियत का सार्वजनिक प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि संसद में हो रही ये घटनाएं महज संयोग हैं? यह संयोगिक नहीं, संयोजित हैं। संसद के अंदर आचरण की एक संहिता होती है। कोई भी संसद सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति का नाम संसद में नहीं ले सकता, वह भी अत्यंत शातिराना लहजे से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का। यह राष्ट्र की संसद में खुला राष्ट्रद्रोह था, जिसे देश ने बड़े दुख और विस्मय से देखा और विदेशों से सूत्र संभालने वाले षड्यंत्रकारियों ने इसे खूब चटकारे लेकर देखा होगा। संसदीय आचरण की मर्यादा है कि कोई भी सांसद प्रधानमंत्री या किसी भी सदस्य का अपमानजनक या मजाकिया तरीके से नाम नहीं ले सकता। लेकिन राहुल गांधी की ऐसी हरकतें पूरी संसद और पूरी जनता लगातार देख रही है। फिर भी लोकसभा अध्यक्ष बेचारा बने बैठे हैं। अगर कोई सांसद आचरण संहिता का उल्लंघन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष और होता किस लिए है? अगर वह यह भी न करे तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा? यह सवाल सामने है। नरेंद्र मोदी के कंधे पर चुनाव जीतने वाले भाजपा के शीर्ष से लेकर नीर्ष नेता 10 साल सत्ता भोग कर संतृप्त हो चुके हैं। वे अब परिपूर्ण हैं। उनकी आंखों पर सत्ता सुख भोगिया बिंद छाया हुआ है। उनकी काया पर महत्वाकांक्षा की भूख तांडव कर रही है।
उनमें इतनी भी समझ नहीं है कि वे षड्यंत्र को गहराई से देख सकें। वे राहुल को पप्पू बनाने में ही लगे रहे और पप्पू ने अपने मददगारों और सिपाह सालारों की मदद से उन्हें पूरा डांस दिखा दिया। पप्पू कांट डांस, यह राहुल पर साबित नहीं हुआ। अब आते हैं षड्यंत्र के मददगारों और सिपाह सालारों पर। यह जो अचानक राहुल गांधी सड़क से संसद तक जातीय जनगणना का रट्टा लगाने लगे, यह क्यों और कैसे हुआ, कभी सोचा आपने? जातीय जनगणना की रट भी राहुल गांधी की मौलिक बुद्धि की उपज नहीं है, यह भी विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल गांधी जिस जातीय जनगणना की तोता रट लगाते फिर रहे हैं, वह क्रिस्टोफ जैफरलॉट का रटवाया हुआ है। फ्रांसीसी खुराफाती क्रिस्टोफ जैफरलॉट के दिमाग की उपज है जातीय जनगणना, जिसे राहुल गांधी के दिमाग में और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में फिट कराया गया। भारत का मतदाता झांसे में आ गया। क्रिस्टोफ जैफरलॉट के ही दूसरे प्लान को राहुल गांधी और उनके गुर्गे भारत में प्लांट कर रहे हैं। वह है हिंदू बहुसंख्यकवाद का हौवा खड़ा करना और मुसलमानों को डराना। भारतीय समाज को विषाक्त करने की इन योजनाओं के लिए क्रिस्टोफ जैफरलॉट को हेनरी लूस फाउंडेशन की तरफ से अकूत धन दिया जा रहा है। फाउंडेशन का मालिक वही कुख्यात अमेरिकी धनपशु जॉर्ज सोरोस है। भारत की शासन व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए धन खर्च करने वालों में जॉर्ज सोरोस प्रमुख नाम है। तो आप समझ गए, राहुल गांधी की जातीय जनगणना, हिंदुओं के हिंसक होने का बयान और मुस्लिमों में मुहब्बत की दुकान चलाने के उनके सद्विचार की बदअसलियत। यूरोप के डिसइंफो लैब ने 2024 में हुए भारत के लोकसभा चुनाव पर विदेशी प्रभाव का 85 पेजों का विश्लेषण प्रकाशित किया है। उस विश्लेषण का नाम है द इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ। उन अदृश्य तत्वों में शामिल हैं विदेश में बैठे कई संगठन और कुछ खास लोग। उसके लिए अनाप शनाप धन खर्च किया जा रहा है। संगठनों में शामिल है अमेरिका का हेनरी लूस फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ग्लोबल नॉलेज फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, कनाडा का नमाति फाउंडेशन और दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। षड्यंत्रकारी देशों में प्रमुख रूप से शामिल हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और कनाडा, यह आप जानते ही हैं। लोगों में प्रमुख रूप से शामिल हैं जो बाइडेन, जॉर्ज सोरोस, शी जिनपिंग, जस्टिन ट्रूडो, सैम पित्रोदा, सिंघम रॉय, रिकन पटेल, इरफान नुरुद्दीन, सुबीर सिन्हा, अंगना चटर्जी, खुर्रम परवेज, रकीब हमीद नायक, परवेज इमरोज, मन्नान अहमद, गुरपतवंत सिंह पन्नू और फ्रांसीसी इंडोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ जैफरलॉट। आइए और अंदर चलते हैं। आप जरूर सोचते होंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार और कई बार विदेश क्यों जाते हैं, विदेशों में भारत विरोधी बयान क्यों देते हैं। राहुल गांधी की कुछ विदेश यात्राओं के बारे में देश को तो पता रहता है, लेकिन राहुल गांधी की कई विदेश यात्राएं गुप्त क्यों होती हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का आलीशान खर्च कौन उठाता है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के भारी बहुमत से जीतने और कांग्रेस के बुरी तरह हारने के तुरंत बाद राहुल गांधी विदेश चले गए थे। लेकिन सवाल है कि उस समय राहुल गांधी आखिर किस देश में गए थे, वह यात्रा गोपनीय क्यों रखी गई थी। राहुल गांधी की वह गुप्त विदेश यात्रा म्यांमार और कंबोडिया में हुई थी। आप जानते ही हैं कि म्यांमार और कंबोडिया दोनों देश चीन के प्रभाव वाले देश हैं, दोनों चीन के चंगुल में हैं। राहुल गांधी म्यांमार में 21 दिन रहे और कंबोडिया में 11 दिन। क्या आप सोचते हैं कि तनाव दूर करने और मूड ठीक करने के लिए कोई व्यक्ति म्यांमार जैसे अशांत देश में 21 दिन और कंबोडिया जैसे देश में 11 दिन रह सकता है? यानी म्यांमार कंबोडिया प्रवास के दरमियान
कुछ खास काम हो रहा था। राहुल गांधी क्या उस प्रवास में चीन के अधिकारियों और हितधारकों से मंत्रणा कर रहे थे? इसकी सफाई तो राहुल गांधी को देनी चाहिए। राहुल गांधी ने म्यांमार और कंबोडिया की यात्रा के दरमियान केंद्र से मिले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के कमांडोज को अपने साथ क्यों नहीं रखा था? एसपीजी को उन्होंने बैंकॉक तक ही क्यों जाने दिया? उसके बाद आगे की यात्रा उन्होंने अकेले क्यों की और किनके साथ की? इन सवालों का जवाब जानने और मांगने का हक पूरे देश को है। षड्यंत्रों को समझने के लिए बस एक इशारा काफी है। जून 2015 में राहुल गांधी ने इंग्लैंड का दौरा किया। सितंबर 2015 में राहुल गांधी अमेरिका गए और फिर इंग्लैंड चले गए। जून 2016 में राहुल गांधी ने तुर्की का दौरा किया। सितंबर 2016 में राहुल गांधी एक बार फिर इंग्लैंड गए। मार्च 2017 में राहुल गांधी इटली गए और जुलाई 2017 में फिर इंग्लैंड गए। 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने 257 विदेश यात्राएं की। भाजपा के नेता राहुल गांधी को पप्पू और बाल बुद्धि बताने और राहुल का कार्टून बनाने में लगे रहे, जबकि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय चौकड़ी के साथ मिलकर मोदी विरोधी षड्यंत्र पकाने और चक्रव्यूह बिछाने का कुचक्र पक्का करते रहे। सोनिया गांधी ने भी इसी अवधि में 27 गोपनीय विदेश यात्राएं की, जिनके बारे में एसपीजी को बताया ही नहीं गया। आंख तब खुली जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री को जुलाई 2017 में राहुल गांधी और चीनी राजदूत लुओ झाओ हुई की गुप्त मुलाकात के बारे में बताया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी इस गुप्त बैठक को लेकर काफी चिंता हुई। आखिर राहुल और चीनी राजदूत के बीच क्या बातचीत हुई? वह गोपनीय मुलाकात तब हुई जब भारत चीन डोकलाम विवाद अपने चरम पर था। दिलचस्प यह है कि चीन के राजदूत से मिलने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत भूटान के राजदूत से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने भूटान के राजदूत से क्या बात की या उन्हें क्या संदेश दिया? खुफिया एजेंसियां आज तक इस सवाल में उलझी हुई हैं। आप जानते ही हैं कि डोकलाम भूटान में है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना संभालती है। डोकलाम की सुरक्षा भारत की रणनीतिक अनिवार्यता है। राहुल गांधी की चीन के राजदूत और भूटान के राजदूत से भारत के हित में बात हुई होती तो वे इसे पूरे देश को ठोक ठोक कर बताते होते, लेकिन इस पर वे चुप रहे। इसका मतलब कुछ और है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समझने में लगे हैं और उन्हें समझना भी चाहिए। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन का दौरा किया और वहां भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से भारत में लोकतंत्र बहाल करने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की और हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में कई बैठकें की, जिसमें भारत को गलत तरीके से पेश किया गया। मई 2023 में राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका गए। इस बार राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में गोपनीय बैठकें हुई, जिसे बाइडेन प्रशासन और कांग्रेस ने गुप्त रखा। लेकिन व्हाइट हाउस में राहुल गांधी के साथ हुई कई बैठकों की सूचना लीक हो गई। सूचना लीक हुई, लेकिन बैठकों का एजेंडा गोपनीय ही रहा। स्वाभाविक रूप से सवाल उठा कि उन बैठकों की सूचना गोपनीय क्यों रखी गई थी? कांग्रेस पार्टी ने बाइडेन प्रशासन के साथ राहुल गांधी की बैठकों के विषय को क्यों छुपाया? राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र को संरक्षित करने के बारे में अमेरिकी प्रशासन से क्या बात की? इन सवालों का जवाब आने से राहुल गांधी और यूएस डीप स्टेट मिलीभगत के धागे खुल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल राहुल गांधी और बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की व्हाइट हाउस में हुई गोपनीय बैठकों की परतें खोलने में लगे हैं। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा किया।
उसके बाद फ्रांस और नॉर्वे का भी दौरा किया। अक्टूबर 2023 में उन्होंने उज्बेकिस्तान का दौरा किया। राहुल गांधी की सैकड़ों विदेशी यात्राओं में से कुछ ही यात्राएं ऐसी थीं जिसमें वे सार्वजनिक हुए और सभाओं में शामिल हुए। उनकी अधिकांश यात्राएं गोपनीय रहीं और बंद कमरे की बैठकों में संपन्न हो गईं। दिसंबर 2023 में भी, यानी लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले, राहुल गांधी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा पर जाने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन अब केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सतर्क हो चुकी थीं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अलर्ट थे। अचानक राहुल गांधी ने आखिरी समय में ये यात्राएं रद्द कर दी। राहुल गांधी उन देशों में क्यों जाने वाले थे और अचानक उन यात्राओं को रद्द क्यों कर दिया? इसका जवाब कौन देगा और इसका जवाब कौन लेगा? स्वाभाविक है, जवाब देंगे राहुल गांधी और जवाब लेंगे अजित डोभाल, जिसके लिए वे अधिकृत हैं। लोकसभा में राहुल गांधी बार बार अजित डोभाल का जो नाम ले रहे थे, वह सब उन्हीं बौखलाहटों का नतीजा तो नहीं? आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में उधेड़ेंगे मोदी विरोधी षड्यंत्र में लगे विदेशी धन के धागे। नमस्कार, जय हिंद।